हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपीसी। सो लेट्स स्टार्ट विद। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीपीसी। और पीपीसी समझने से पहले आपके लिए यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैंने यहां पे लिखा इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। तो याद रखिएगा, इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। नेक्स्ट बेस्ट को हम सेकेंड बेस्ट भी बोल सकते हैं। तो जो भी आपकी सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा जिसे आपने फॉरगॉन कर दिया, छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन अ सिंपल वर्ड्स, किसी भी चीज को पाने के लिए आपने जिसको छोड़ दिया उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूं। मान लीजिए आपका नाम है मिस्टर एक्स। हाँ जी, मिस्टर एक्स इमरान हाशमी। तो मान लीजिए आपका नाम है मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स को 3 कंपनीज ने जॉब ऑफर दिया। तो आपके हाथों में लड्डू ही लड्डू है, 3 कंपनी से जॉब ऑफर मिल रही है। लेट्स सपोज कीजिए सबसे पहले आपके पास स्नैपडील का ऑफर आया, सेकेंड वन आपके पास फ्लिपकार्ट का ऑफर आया, एंड द थर्ड वन आपके पास अमेजॉन का ऑफर आया। तो ये तीनों ई कॉमर्स कंपनियां आपको ऑफर कर रही हैं जॉब की। पहला ऑफर आया स्नैपडील से, जो आपसे कहती है कि मैं पर मंथ आपको 50,000 रुपीज पे करूंगा। तो 1000 को आप कैसे डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हम लोग। सेम ऑर्डर में फ्लिपकार्ट ने आपको 60,000 का ऑफर किया और अमेजॉन आपको 70,000 का ऑफर कर रही है। तो तीनों कंपनियां आपको इस तरीके से अलग अलग सैलरीज पैटर्न दे रही है। आपने कहा हम तो जी तीनों कंपनियों में जॉब करेंगे, पर क्या ये संभव हो सकता है? जवाब है नहीं जी। तो क्या करें? मैं अगर आपसे पूछूं कि इन तीनों में से आपके लिए बेस्ट क्या है, तो आप बहुत ही आसान शब्दों में कह सकते हैं कि Amazon इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर Amazon आपके पास नहीं होता तो आप किसे प्रायोरिटी लेते, तो आप कह सकते हैं कि फ्लिपकार्ट इज माई सेकेंड प्रायोरिटी। दैट मीन्स कि Amazon को पाने के लिए आपने किसको लीव कर दिया, दैट इज द फ्लिपकार्ट। आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन भी था स्नैपडील, एंड दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। तो ध्यान दीजिएगा, हमने डेफिनेशन क्या लिखा, इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। किसी भी बेस्ट को पाने के लिए आपने जिस नेक्स्ट बेस्ट को छोड़ दिया, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पर मेरा बेस्ट था Amazon, जिसे पाने के लिए मैंने नेक्स्ट बेस्ट यानी कि फ्लिपकार्ट को छोड़ दिया। सो व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दिस केस, दैट इज कॉल्ड द 60,000 रुपीज। इन द सेम ऑर्डर एक फार्मर के पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है। वो व्हीट का प्रोडक्शन करना चाहता है, राइस का प्रोडक्शन करना चाहता है, शुगर केन का प्रोडक्शन करना चाहता है। अगर आप एक चीज करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट को लीव करना पड़ेगा। तो सेकेंड बेस्ट की कॉस्टिंग को ही क्या बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज कॉल्ड द पीपीसी, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो यहां पर आपको इसका मतलब समझना चाहिए। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो प्रोडक्शन का मतलब आप जानते हैं कन्वर्ट करना रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स के अंदर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब होता है व्हाट वी कैन, हम क्या कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, दैट इज योर पावर। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कैन। तो हम पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर मेंशन करेंगे कि जो चीजें फर्म प्रोड्यूस कर सकती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम आउटपुट। हम ये देखेंगे कि व्हाट इज आवर पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियल क्या है, हम कितना कर सकते हैं। तो वो चीज आपके मैक्सिमम आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगी। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप उन्हें आपका कैसा यूटिलाइजेशन करेंगे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। So that is called is all about the production possibility curve. Guys, I repeat again.
प्रोडक्शन का मतलब कन्वर्ट करना किसको, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स के अंदर। पॉसिबिलिटी का मतलब जो आप कर सकते हैं, व्हाट वी कैन, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम आउटपुट जो आप जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब अपना यूटिलाइजेशन आपको कैसा करना पड़ेगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। अगर मैं अपने आप को बेस्ट मैनर में यूज करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, वही चीज बताने का काम करती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इन द शॉर्ट फॉर्म आप इसे पीपीसी बोलते हैं, इसे हम पीपीएफ भी बोल सकते हैं। पीपीएफ इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इन द सेम ऑर्डर आप इसे पीपीबी भी बोल सकते हैं, दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। सो रिमेंबर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलिए, फ्रंटियर बोलिए, बाउंड्री बोलिए, सारी चीजें सेम है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। मैंने लिखा इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल क्यों बोला गया, क्योंकि कर्व बनाने वाले हैं तो हम ग्राफ के ऊपर शो करने वाले, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दैट शोज द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं, जितना संभव है। सो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन किसका, ऑफ टू गुड्स। तो याद रखिएगा, फॉर द सिंपल मैथमेटिकल हमारे पास टू एक्सेस होते हैं, वन इज द एक्स एक्सिस, वन इज द वाई एक्सिस। तो हम उसके बेसिस पर टू गुड्स के बेस्ट कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आपकी पॉसिबिलिटीज के अंदर होगा। आगे मैंने लिखा इन इट्स गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। और किसके आधार पर हम बात करेंगे, जितने रिसोर्सेस आपके पास हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आपके पास है। हवाई फायर की बात नहीं करेंगे। 100 मार्क्स का पेपर है, आपने का 110 नंबर लाएंगे जी, तो सपनों में ही लाते रहना। सो रिमेंबर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन किसका, ऑफ द टू गुड्स दैट कैन एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस इन इट्स गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपके पास जितने रिसोर्सेस, जितनी टेक्नोलॉजी है, उससे जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट इज द पीपीसी इज ऑल अबाउट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब मैं आपको टेबल की फॉर्म में बताता हूं और आपको रटना नहीं है, क्योंकि कई टीचर्स सिर्फ आपको रटवाते हैं और किताब में से वैल्यूज को हम रट लेते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पीपीसी खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज कीजिए मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप हर सब्जेक्ट में एक जैसे हो सकते हैं। तो याद रखना, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आपको एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता हो, दूसरा सब्जेक्ट उतना अच्छा ना लगता हो, एंड दैट इज सेम फॉर द पीपीसी। कोई भी फर्म हर चीज का प्रोडक्शन सेम मैनर में नहीं कर सकती। वो किसी चीज में बहुत अच्छी हो सकती है और किसी चीज में वो खराब भी हो सकती है। वही हालात पीपीसी के साथ है। तो हम यहां पर एक सिंपल सा रियल लाइफ कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि ऑल रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। I repeat again, all resources are not equally efficient in the production of all goods. आप जितने अच्छे एक चीज में हो सकते हैं, आप उतने अच्छे दूसरी चीज में नहीं हो सकते, एंड दैट इज द सिंपल थिंग जो पीपीसी पर बेस्ड होता है। तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, वन इज द इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज द मैथ्स। तो हो सकता है कि आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे, मैं अपनी स्टोरी लेकर चलता हूं, तो मैं इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा हूं, पर मैं मैथ्स में उतना अच्छा नहीं हूं। तो यहां पर लेट्स सपोज कीजिए हमारा एक टेस्ट हुआ, और ये टेस्ट है 10 मिनट्स का, और इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है। 10 क्वेश्चंस आपके पास है इको के और 10 क्वेश्चंस आपके पास है मैथ्स के। आई रिपीट अगेन, आपके पास 10 मिनट का एक छोटा सा टेस्ट है, उसमें आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास इकोनॉमिक्स के भी 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 10 मैथ्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको डिसाइड करना आप क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे जैसे क्वेश्चन का ऑर्डर आगे जाता है तो क्वेश्चन टफ होने लग जाता है। तो मुझे यहां पर डिसाइड करना है कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे इको अटेम्प्ट करना चाहिए मैथ्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मान लीजिए वाई एक्सिस पर मैंने यहां पे लिखा इकोनॉमिक्स और एक्स एक्सिस पर मैंने लिखा मैथ्स। पहली बार जब मैंने टेस्ट दिया तो मैंने सारे क्वेश्चन सिर्फ इको के अटेम्प्ट किए। तो इको के अगर मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं तो मान लीजिए हर क्वेश्चन में
चाहे वो इजी क्वेश्चन है चाहे वो टफ क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट में आप इको के हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको कितना मिनट लगेगा जी? 10 मिनट। मैं कोई गलत कैलकुलेशन करवाऊं तो बताइएगा बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इको के सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको लगा 10 मिनट का टाइम। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या मैथ्स के क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं? आपने कहा जी समय नहीं बचा। तो मेरे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन आया जहां पर मैं x की 0 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाऊंगा और y की 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाऊंगा। पर मैंने सोचा कि ऐसे तो अच्छा नहीं रहेगा, मैथ्स की भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो लेट्स सपोज कीजिए मैं मैथ्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप मैथ्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो क्या अब भी आप इको के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? आपने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स का एक क्वेश्चन करने में कम से कम 1 मिनट का टाइम लगेगा। और अगर मैं मैथ्स का एक क्वेश्चन 1 मिनट में करूंगा तो मेरे पास सिर्फ 9 मिनट बचेंगे। तो उस 9 मिनट में हम इको के सिर्फ कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे? 9। तो मेरे पास नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आया कि मैं 1 यूनिट ऑफ x कर सकता हूं, 9 यूनिट ऑफ y कर सकता हूं। ध्यान से सुनते जाइए, कोई डाउट नहीं रहेगा। फर्स्ट टाइम मैंने सारे क्वेश्चन इको के अटेम्प्ट किए तो मैं मैथ्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाया, पर मैं मैथ्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता हूं बहुत हिम्मत के साथ, तो मुझे इको के क्वेश्चन को गिव अप करना पड़ा। दैट मीन्स यहां पर एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि अगर आप x की 1 एक्स्ट्रा यूनिट को गेन करना चाहते हैं तो आपको y की यूनिट को गिव अप करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर आप x को प्लस कर रहे हैं तो y को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। आपके मन में हिम्मत आई कि मैथ्स का एक क्वेश्चन बहुत शिद्दतों के बाद सॉल्व हुआ है, तो चलिए जी एक और क्वेश्चन मैथ्स का अटेम्प्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन सेकेंड अटेम्प्ट करना चाहता हूं मैथ्स का, और जब ये करना चाहता हूं तो ये पहले से टफ क्वेश्चन है। मुझे बताइए क्या मैथ्स आपको पसंद है? तो मैंने स्टोरी अपनी समझाई थी, मैथ्स मुझे पसंद नहीं है। तो मैथ्स का एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मुझे और टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन को करने में मुझे 2 मिनट का टाइम देना पड़ा, तो यहां पर अब मैं इको के सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा? 7। क्यों? क्योंकि इसके एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मुझे यहां पर कितने क्वेश्चंस को गिव अप करना पड़ा? 2 क्वेश्चंस को। आई रिपीट अगेन गाइस, मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने 1 मिनट में सॉल्व कर लिया था, तो वहां पर मैथ्स का एक क्वेश्चन करने के लिए मुझे इको के एक ही क्वेश्चन को गिव अप करना पड़ा। पर नेक्स्ट टाइम जब मैंने मैथ्स का टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मुझे मैथ्स का एक क्वेश्चन करने के लिए इको के 2 क्वेश्चंस को गिव अप करना पड़ा। इन द सेम ऑर्डर मैं एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता हूं मैथ्स का, ये और टफ है तो इसे करने में और टाइम देना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस बार मुझे इको के 3 क्वेश्चंस को गिव अप करना पड़ा। इन द लास्ट अमाउंट मैंने लिखा कि x का एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर इको के 4 क्वेश्चंस को गिव अप करना पड़ा, एंड दैट इज द लास्ट कॉम्बिनेशन। तो यहां पर याद रखने का सिंपल सा तरीका है, हर बार मैथ्स के एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मुझे हर बार y के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को गिव अप करना पड़ा। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ अ सिंपल एजम्पशन। वो क्या था कि all resources are not equally efficient in the production of all goods। मैं जितना अच्छा इको में था शायद मैं उतना अच्छा मैथ्स में नहीं था, इसीलिए 10 मिनट में मैं इको के तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, पर मैथ्स के सिर्फ 4 क्वेश्चंस कर पाया, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हमने बोला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहां पर मैं कॉम्बिनेशंस लिख लेता हूं, तो मैंने इन कॉम्बिनेशंस को नाम दिया कुछ इस तरीके से। लास्ट कॉलम मैंने बनाया हुआ है अबाउट द एमओसी एंड द एमआरटी। एमओसी इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द एमआरटी इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ 2 मिनट में आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। पहले हम ग्राफ पर इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपके पास है, इन कॉम्बिनेशंस को मैं ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए जा रहा हूं। तो गुड वाई जहां पर मैं वाई एक्सिस की वैल्यूज को प्लॉट करूंगा, और यहां पर है गुड एक्स जहां पर एक्स एक्सिस की वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपके पास आया था जहां पर x की 0 यूनिट थी और y की 10 यूनिट्स थी, तो हमने y के 10 यूनिट्स को और x की 0 यूनिट को लिया। दैट इज माय फर्स्ट कॉम्बिनेशन, जिसे हम a से डिनोट करते हैं। सेकेंड कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं जहां पर x की 1 यूनिट थी और y की हमारे पास 9 यूनिट थी,
तो हमने सेकेंड कॉम्बिनेशन लिया 1,9। द नेक्स्ट वन आपके पास आता है दैट इज द 2,7। तो नेक्स्ट वन हमारे पास आएगा 2,7। देन तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपके पास 3,4। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 of x and 4 of y। और लास्ट कॉम्बिनेशन आपके पास है 4 of x and 0 of y। सो दिस वन इज द लास्ट कॉम्बिनेशन E। तो इस तरीके से आपने ऑल कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पर प्लॉट कर लिया। आप सारे कॉम्बिनेशंस को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने A से मिलाया B को, B से मिलाया C को, C से मिलाया D को और D से मिलाया E को। सो दिस कर्व इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इस तरीके से आपने बनाया। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जैसे हम A से B की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप चेक कीजिए A से B पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको Y की 1 यूनिट को गिव अप करना पड़ा टू अटेन द 1 यूनिट ऑफ X। यानी कि x की 1 यूनिट को पाने के लिए मुझे y की 1 यूनिट को गिव अप करना पड़ा। और उसी को बोला जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट मींस कि x की 1 यूनिट को गेन करने के लिए आपने y की कितनी यूनिट को गिव अप किया, दैट इज योर MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन द सेम ऑर्डर अगर आप B से C की तरफ मूव करें तो गाइस आप देखिए B से C पॉइंट पर जाने के लिए हमने y की 2 यूनिट्स को गिव अप किया, बदले में आपको x की कितनी यूनिट मिली, जस्ट 1। इन द सेम ऑर्डर जब आप C से D की तरफ मूव कर रहे हैं तो नाउ दिस टाइम यू आर सैक्रिफाइसिंग 3 यूनिट्स ऑफ y फॉर द 1 यूनिट ऑफ x, एंड द लास्ट टाइम यू हैव टू सैक्रिफाइस 4 यूनिट ऑफ y फॉर द 1 यूनिट ऑफ x। यानी हर बार x की 1 यूनिट को गेन करने के लिए मुझे y की ज्यादा से ज्यादा यूनिट को गिव अप करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स आपके पास है वो हर बार इंक्रीज हो रहा है, और वो यही शो कर रहा है कि x की 1 यूनिट के लिए आपको हर बार y की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को गिव अप करना पड़ा। दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये शो किया है ये MOC और MRT है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी शॉर्ट में ये बताना चाहूंगा कि x की 1 यूनिट को गेन करने के लिए y की कितनी यूनिट्स को गिव अप करना है, दैट इज योर MOC और MRT। तो इसको निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, दैट इज द डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा का मतलब होता है चेंज होना। सो चेंज इन y डिवाइड करना है चेंज इन x के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हम कोई लॉस और कोई गेन की बात नहीं कर सकते, पर जब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं तो आप देखिए आपने यहाँ पर y की 1 यूनिट को गिव अप कर दिया। गिव अप करना यानी वो कम हो गया माइनस, और उसके बदले में x की कितनी यूनिट का गेन हुआ, दैट इज द 1। तो मैं बोल सकता हूं कि आई हैव टू सेक्रीफाइस 1 यूनिट ऑफ y फॉर द 1 यूनिट ऑफ x। 1 यूनिट y का गिव अप किया, बदले में x कितना मिला, 1। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो व्हाट इज द MOC, दैट इज 1। 1 कैसे आया, तो डेल्टा y कितना था 1, डेल्टा x भी कितना था 1। इन द सेम ऑर्डर नेक्स्ट वन आप देखिए, जब आप B कॉम्बिनेशन से C कॉम्बिनेशन की तरफ आ रहे हैं तो दिस टाइम y में कितना लॉस हुआ 2, और दिस टाइम x में कितना गेन हुआ गाइस 1। तो आप बोल सकते हैं कि y में हमने 2 यूनिट्स को गिव अप किया फॉर द 1 यूनिट ऑफ x। अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, लॉस कितना हुआ 2, गेन कितना हुआ 1, सो व्हाट इज द वैल्यू 2। इन द सेम ऑर्डर अगर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ मूव करेंगे तो आप देखिए y की कितनी यूनिट्स को गिव अप किया 3, x की कितनी यूनिट गेन हो रही है 1। गेन देखना है, चेंज देखना है आपको। तो दिस टाइम हम बोल सकते हैं कि वी हैव टू सैक्रिफाइस 3 यूनिट्स ऑफ y फॉर द 1 यूनिट ऑफ x। इन द शॉर्ट आप 3 लिख सकते हैं, लास्ट में आप देख सकते हैं 4 यूनिट ऑफ y फॉर द 1 यूनिट ऑफ x, जिससे मैंने 4 लिखा। यानी हर बार जो मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी x को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्टिंग है वो हर बार बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है, रीजन फिर से वही है आपके पास, दैट मीन्स कि ऑल रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। चलिए एक और चीज समझाता हूं। मैंने आपको बताया था पीपीसी का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कब कर सकते हैं, जब हम अपने आप का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे।
यानी अगर मैं अपने आप को एफिशिएंटली यूटिलाइज करूं तो मैं मैक्सिमम ये कॉम्बिनेशन अटेन कर सकता हूं। यानी याद रखना पीपीसी के ऊपर कोई भी पॉइंट, तो याद रखिएगा पीपीसी के ऊपर कोई भी पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो चाहे कोई भी पॉइंट हो ऑन द पीपीसी, चाहे आप पॉइंट ए की बात करें, पॉइंट बी की बात करें, सी की, डी की या ई की, चाहे हम किसी भी कॉम्बिनेशन को लेकर चलिए, सारे कॉम्बिनेशन हमें चीखते हुए एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज का कैसा यूटिलाइजेशन हुआ, फुल मतलब हमने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं किया। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उस केस में टाइम हमारा रिसोर्सेज था जिसे हमने वेस्ट नहीं किया, और उसका कैसे यूटिलाइजेशन किया, एफिशिएंट, जो हमसे बन पड़ता था उसमें बेस्ट यूटिलाइजेशन किया, एंड दैट इज कॉल्ड द पीपीसी। सो लास्ट करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा पीपीसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है किसके थ्रू, विद इट्स गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। फिर हमने ये पढ़ा कि ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड। दैट मींस कि एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हर बार हमें वाई की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को गिव अप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स में मैं जितना, क्योंकि वाई में मैं जितना एफिशिएंट हूं, मैं एक्स के प्रोडक्शन में उतना एफिशिएंट नहीं हूं, एंड दैट्स व्हाई हमने देखा कि हर बार हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, और इसी को बोला गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अभी हमने बात की थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, तो उसके बेसिस पर दो चीजें आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। वन इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे आप एमओसी बोलते हैं, द सेकेंड वन इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसे आप एमआरटी बोलते हैं। पहले आपको यह समझना है गाइस कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है। मार्जिनल का मतलब एडिशन, जिसे आप एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए कि अगर हम एक्स की 1 एक्स्ट्रा यूनिट, तो दैट इज कॉल्ड अ मार्जिनल चेंज कितना हुआ। तो अगर हम एमओसी की बात करते हैं तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज को सेक्रीफाइस किया जाता है किस चीज के लिए, दूसरी चीज को गेन करने के लिए। तो एक्स को गेन करने के लिए आपने वाई की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस किया, दैट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई रिपीट अगेन, इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। इन द सेम ऑर्डर एमआरटी भी इसी से मिलता जुलता है, मैंने लिखा इट इज द रेशियो ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। तो रेशियो में बताना जी आपको, तो ध्यान दीजिए एमओसी होता है नंबर्स की टर्म्स में और एमआरटी होता है रेशियो की टर्म्स में, बस ये छोटा सा डिफरेंस है। अदरवाइज दोनों का मतलब सेम है कि अगर आप एक्स को गेन करना चाहते हैं तो वाई की कितनी यूनिट्स को गिव अप करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द एमओसी और द एमआरटी। मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया ही था, एमओसी जो हमेशा नंबर्स में होता है, एमआरटी जो हमेशा रेशियो में होता है। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने रेशियो में लिखा था, तो दैट इज द एमआरटी, और उसी को जब हम नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे वो क्या बना, एमओसी। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो वाई में जो ये चेंज आया उसकी वजह से एक्स में जो ये चेंज आया, दैट इज रिप्रेजेंट द एमओसी एंड द एमआरटी। ये क्या शो कर रहा है कि जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करूंगा तो एक्स की एक यूनिट को गेन करने के लिए आई हैव टू सेक्रीफाइस 1 यूनिट ऑफ वाई, एंड दैट इज योर एमओसी और द एमआरटी। तो आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, और नेक्स्ट वन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं अबाउट द एजम्पशंस ऑफ द पीपीसी। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पीपीसी है वो कुछ चीजों को अज्यूम करके बनाया जाता है, और इकोनॉमिक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द जो थ्योरी हमारी होती है वो तभी सक्सेसफुल होती है जब हम कुछ चीजों को अज्यूम करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के साथ मैंने 5 पॉइंट मेंशन किया था। फर्स्ट पॉइंट, एन इकोनॉमी कैन ओनली प्रोड्यूस 2 गुड्स। तो याद रखिएगा हम सिर्फ 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप पूछते हैं गुड्स तो बहुत सारे हैं तो सिर्फ 2 गुड्स क्यों? क्योंकि अगर हम चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मैथ्स के अकॉर्डिंग हम 2 एक्सेस को यूज करते हैं।
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसीलिए चीजों को सिंपल समझाने के लिए हम टू गुड्स मॉडल को कंसीडर करते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। एज यू नो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं एंड दे हैव द ऑल्टरनेटिव यूज। ऑल्टरनेटिव का मतलब आप जानते हैं डिफरेंट यूजर्स होते हैं। जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उस केस में टाइम हमारे पास 10 मिनट्स का था, दैट इज द फिक्स, एंड द सेकेंड वन उसका ऑल्टरनेटिव था। उसी टाइम में आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसी टाइम में आप मैथ्स के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वी हैव द ऑल्टरनेटिव, आपको चूज करना है क्या करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ऑलवेज रिमेंबर पीपीसी इसी एजम्पशन पर बनाया जाता है कि मैं अपना मैक्सिमम दे रहा हूं, और मैक्सिमम कब दूंगा जब मैं रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करूंगा, फुल एंड एफिशिएंट। नेक्स्ट वन मैंने लिखा ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। All resources are not equally efficient in the production of all good. आप जितने अच्छे एक चीज में हो सकते हैं आप उतने अच्छे दूसरी चीज में होने के चांसेस बहुत कम है, और पीपीसी उसी एजम्पशन पर चलता है। जैसे मैं इकोनॉमिक्स में अच्छा था पर मैं मैथ्स में उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए कुछ इकोनॉमीज हैं जो डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बहुत एफिशिएंट मैनर में कर सकती हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो सिविल गुड्स का प्रोडक्शन उसी मैनर में नहीं कर सकती। लास्ट वन मैंने लिखा टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। पीपीसी में हम ऐसा मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं हुआ जब हम पीपीसी का डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे। पीपीसी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट वन मैंने लिखा पीपीसी इज आल्सो नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो आप जानते हैं पीपीसी के वैसे ही तीन नाम थे, पीपीएफ भी बोल सकते थे, पीपीबी भी बोल सकते थे, पीपीसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर मूवी की बात नहीं कर रहा गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का मतलब कि आप रिसोर्सेज को शिफ्ट कर सकते हैं एक यूज से दूसरे यूज में। जैसे मैंने अपने टाइम को क्या किया, शिफ्ट किया, कि अगर मैं मैथ्स का क्वेश्चन करना चाहता हूं तो इकोनॉमिक्स से टाइम लेना पड़ेगा, मैथ्स की तरफ मूव करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म करना। तो यहां पर आपने वाई के रिसोर्सेज को एक्स के रिसोर्सेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया। Now the last pointer मैंने मेंशन किया MOC and MRT are the slope of the PPC. Now what is the meaning of the slope? Slope का मतलब होता है rate of change. तो आप देख सकते हैं पीपीसी में जो भी चेंज आया था उसी चेंज को बोला जाता है स्लोप। अगर आप एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो वाई के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जो एंटायर चेंज आया उसी चेंज को स्लोप बोला जाता है, जिसे हम पीपीसी के लैंग्वेज में एमओसी एंड एमआरटी बोल सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट वन आपके पास आता है प्रॉपर्टीज एंड द फीचर्स ऑफ पीपीसी। अब हम फीचर्स की बात करते हैं कि पीपीसी की विशेषताएं क्या क्या है। तो मैंने 2 पॉइंट्स में मेंशन किया है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप जानते हैं जब आपने पीपीसी बनाया था तो वो कुछ इस तरीके का बना था, दैट मींस कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है। और कैसे होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि मैथ्स के अकॉर्डिंग जो हम डायग्राम बनाते हैं वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अप्रोच करता है। दैट्स व्हाई आप बोल सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि पीपीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो देखिए क्या हुआ, एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और एट द सेम टाइम वाई का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है, इफ आई वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड देन अल्टीमेटली आई हैव लेस ऑफ द अदर गुड। यानी अगर आप एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो वाई के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। तो एक फार्मर अगर एक गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता है तो उसे सेम पीस ऑफ लैंड पर दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट पर आता हूं, और सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये जो शेप आपके पास होता है, शेप को बोला जाता है कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो पीपीसी कॉनकेव होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग एमओसी और एमआरटी। आप जानते हैं एमओसी इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एमआरटी इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और वो इंक्रीज होता जा रहा था। इंक्रीज होने का मतलब क्या था कि अगर आप एक्स की ज्यादा से ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको वाई की ज्यादा से ज्यादा यूनिट को गिव अप करना पड़ेगा।
दैट्स वाई आपने फर्स्ट टाइम जब x की 1 यूनिट को गेन किया तो आपको y की 1 यूनिट को गिव अप करना पड़ा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में अगर आप x की 1 मोर यूनिट को गेन करना चाहते हैं तो y की 2 यूनिट्स को गिव अप करना पड़ा एंड सो ऑन। यानी हर बार x की ज्यादा से ज्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें y की ज्यादा से ज्यादा यूनिट को गिव अप करना पड़ा एंड दैट इज कॉल्ड कि हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर बार इंक्रीज हो रहा था। और इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को गिव अप कर रहे थे। लास्ट में मैंने लिखा सो द प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड बाय डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। और हर बार आप ज्यादा गिव अप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है एक्स का प्रोडक्शन करने में एज कंपेयर टू द वाई। और इसी वजह से हर बार हमने ज्यादा यूनिट को सेक्रीफाइस किया। तो यहां पर क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।